हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी। यूपीएचएससी हुआ करता था पहले, अभी नया आयोग बन गया है। मार्च 2024 में नया आयोग बना है। ये असिस्टेंट प्रोफेसर की एडवर्टाइजमेंट नंबर 51 की रेगुलर बेसिस पे आपको प्रिपरेशन करवा रहे हैं। जिन्होंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है, आपको कल ही आपके ईमेल पे मेल किया है जो लेटेस्ट टेस्ट है। वो कुछ लोगों को ईमेल डिलीवर नहीं हो रहा है, उसकी वजह है आपके ईमेल फुल हो चुका है। तो आप मैसेज छोड़ दीजिएगा इस नंबर पे, व्हाट्सएप पे आपको सेंड कर देंगे वापस से, लेकिन इस पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। और जिन्होंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है वो भी इस नंबर पे कांटेक्ट करके टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, या कमेंट सेक्शन में भी लिंक अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक अवेलेबल। अभी एग्जाम में ज्यादा टाइम नहीं बचा है, तो जितना आप एफर्ट लगा सकते हैं वो लगाइए। पूरा टाइम एग्जाम को दीजिए, बाकी चीजें सब एक तरफ छोड़ दीजिए। जो जैसा चलता है चलता रहेगा, एग्जाम पे ध्यान दीजिए आप। अभी और भी एग्जाम से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। लेट्स बिगिन। 74 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। टेस्ट नंबर 75 आज डिस्कस करेंगे। देखिए, जब हम पहले एग्जाम डेट आगे नहीं हुआ था, पहले जो ये फरवरी में होना था एग्जाम, उस टाइम हम डिस्कस कर रहे थे कि हम 75 से 80 के आसपास टेस्ट आपको करवाएंगे। और अभी देखिए 17-18 मार्च तक हम यहाँ पहुंचे। तो एग्जाम आगे होने से क्या है कि आप भी स्लो हो गए, और फिर आपका रेस्पॉन्स जैसा आता है वैसे फिर आपको करवाते रहते हैं हम। अब यहां से 1 महीना बचा है लगभग। अब रिवीजन टेस्ट भी आपको करवाए जाएंगे। फुल लेंथ टेस्ट जो मिल रहे हैं वो तो मिलते रहेंगे। पिछले जो 3-4 टेस्ट करवाए हैं, मॉडर्न हिस्ट्री का टेस्ट करवाया है, पॉलिटी का करवाया है, आपको ज्योग्राफी का टेस्ट करवाया है, सेपरेट टेस्ट 3-4 सभी सब्जेक्ट्स पे ऑलरेडी टेस्ट हो चुके हैं। आज जो हम टेस्ट करेंगे ये इकोनॉमी पे बेस्ड है पूरी तरह से। लेट्स बिगिन। निम्नलिखित में से कौन पूंजी बाजार का घटक है? सारे क्वेश्चन आपके सिलेबस पे बेस्ड ही है। कैपिटल मार्केट की बात हो रही है, इनमें से कौन सा कंपोनेंट है कैपिटल मार्केट का है? तो कैपिटल मार्केट पूंजी बाजार, इसके जो मेन बेसिक कंपोनेंट है वो 3 कंपोनेंट होते हैं: इक्विटी, डेट और डेरिवेटिव। डेट, इक्विटी और डेरिवेटिव्स, ये 3 बेसिक कैटेगरी है सिक्योरिटीज की जो कंप्राइज कैपिटल मार्केट्स। पूंजी बाजार के 3 घटक है मेनली: इक्विटी, डेट, डेरिवेटिव्स। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा डी। दुर्गापुर और राउरकेला इस्पात संयंत्र किस पंचवर्षीय योजना के तहत लगाए गए हैं? दुर्गापुर और राउरकेला इस्पात संयंत्र ये कौन सी पंचवर्षीय योजना में लगाए गए हैं? जो 5 ईयर प्लान से दुर्गापुर इस्पात है, ये 1956 में लगाया था। 1956 में लगाया था, जबकि जो राउरकेला है ये 1961 का है। दुर्गापुर पूछ लिया जाता है किसकी मदद से लगाया गया था, तो दुर्गापुर इस्पात संयंत्र 1956 में ब्रिटिश फर्म की मदद से, जबकि जो राउरकेला वाला है इस्पात संयंत्र, राउरकेला इस्पात संयंत्र 1961 में 1961 में जर्मन फर्म की मदद से लगाया गया था। तो ये ब्रिटेन की मदद से, जबकि ये जर्मनी की मदद से। अब कौन सी पंचवर्षीय योजना में? तो ये दूसरी पंचवर्षीय योजना में। मौद्रिक नीति समिति में सदस्यों की संख्या कितनी है? मौद्रिक नीति समिति, मॉनेटरी पॉलिसी जो कमेटी है, उसमें कितने मेंबर होते हैं ये पूछा गया है हमसे। आरबीआई की होती है मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट की होती है। जो आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति है उसमें 6 सदस्य हैं और 6 मेंबर हैं, जिसमें से 3 आरबीआई से हैं और 3 केंद्र सरकार से नियुक्त किए हुए हैं। केंद्र सरकार जो मेंबर अपॉइंट करती है मौद्रिक नीति समिति के सदस्य, उनकी अवधि कितने टाइम की होती है? जो 3 मेंबर केंद्र सरकार ने अपॉइंट किए हैं उनकी अवधि 4 साल की होती है। 4 साल के लिए उस पद पे रहते हैं वो। निम्नलिखित में पूरे भारत में कौन सा विकास वित्त संस्थान सबसे पुराना है? इनमें से बताना है, जो ऑप्शन दे रखे हैं निम्न में से सबसे पुराना कौन सा है? ये सारे ही विकास वित्त संस्थान है।
आईडीबीआई की बात करें तो आईडीबीआई है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1964 में। आईडीबीआई 1964 का है, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, आईडीबीआई क्या है? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसकी स्थापना 1964 में हुई थी। आईएफसीआई है, आईएफसीआई ये इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1948 में। सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक, सिडबी, इसका कई बार डायरेक्ट भी पूछ लिया जाता है, वन लाइनर टाइप का डायरेक्ट क्वेश्चन, जैसे एक ये तो अभी सब दे दिए, अदरवाइज डायरेक्ट भी हमसे पूछा जा सकता है। स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है लखनऊ में। सिडबी का हेडक्वार्टर मुख्यालय लखनऊ में है और इसकी स्थापना हुई थी 1990 में। ये इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड है, इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना हुई थी 2006 में। ये सभी इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान रखिएगा। और इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा ये आएगा 1948 बी। कौन सा संवैधानिक अनुच्छेद केंद्रीय बजट से संबंधित है? केंद्रीय बजट का जो प्रावधान है वो संविधान के किस आर्टिकल में है? तो जो संविधान का अनुच्छेद है 112, आर्टिकल 112 में केंद्रीय बजट की प्रस्तुति को अनिवार्य बताता है और इसको वार्षिक वित्तीय विवरण भी कहा जाता है, वार्षिक वित्तीय विवरण। कुछ दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है और उनकी जो नंबर है वो काफी है, लगभग 43% लोग हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कोई आपकी क्वेरी है कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। पूंजी बाजार को कौन सा संगठन नियंत्रित करता है? पूंजी बाजार को कैपिटल मार्केट का है क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन रेगुलेट्स कैपिटल मार्केट? पूंजी बाजार को कौन सा संगठन नियंत्रित करता है? तो कैपिटल मार्केट को नियंत्रित करता है सेबी, और सेबी का एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा क्योंकि ये थ्रू आउट चर्चा में रहा है। और रिसेंटली अभी सेबी का जो सेबी प्रमुख है, सेबी चीफ कहा जाता है जिसे, सेबी चीफ ये भी नया अपॉइंट किया गया है, तुहिन कांत पांडे, टीके पांडे, तुहिन कांत पांडे, ये अभी सेबी के नए चीफ बनाए गए हैं। पहले माधवी बुच थी, उनकी जगह भी टीके पांडे को बनाया गया है, ये ध्यान रखना है हमें। और जो सेबी है इसकी स्थापना पहली बार 1988 में प्रतिभूति बाजार को विनियमित करने के लिए एक गैर संवैधानिक निकाय के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। और इसके अस्तित्व में आने से पहले क्या होता था? सेबी से पहले इन चीजों को कौन देखता था? सेबी से पहले जब 1988 में सेबी आया, उससे पहले जो पूंजी मुद्दों का नियंत्रण बाजार का नियामक प्राधिकरण था और पूंजी मुद्दे नियंत्रण अधिनियम था एक 1947 का, पूंजी मुद्दे नियंत्रण अधिनियम 1947, वो इन चीजों को देखता था जो आज सेबी देखता है। चेयरमैन का नाम जरूर ध्यान रखना है सेबी प्रमुख का। बासेल सेकंड के 3 स्तंभ कौन से हैं? 3 पिलर्स इसके कौन से हैं बासेल सेकंड के? देखिए बासेल है, ये जो बैंकिंग क्षेत्र है इसमें स्थिरता आए, मजबूती आए और इसकी जो लचीलापन और स्थिरता है इसको मजबूत करने के लिए एक इंटरनेशनल बैंकिंग विनियमन है ये बासेल, ये ध्यान रखना आपको। बासेल का बैंकिंग क्षेत्र की लचीलापन और स्थिरता को मजबूत करने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग विनियमन है बासेल सेकंड में। ये 3 इसके मेन पिलर हैं। न्यूनतम पूंजी आवश्यकता, पर्यवेक्षी समीक्षा, बाजार अनुशासन। बासेल सेकंड की बात करें तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? बासेल सेकंड की शुरुआत हुई थी 2008 में। बाजार दर जोखिम को निम्नलिखित में से किस श्रेणी में रखा जा सकता है? ब्याज दर जोखिम है, ब्याज दर जोखिम को निम्नलिखित में से किस श्रेणी में रखा जा सकता है? ब्याज दर जोखिम क्या है? इंटरेस्ट रेट रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क ये है ब्याज दर जोखिम। इसको कौन सी कैटेगरी में रखा जा सकता है? ब्याज दर जोखिम है जो बाजार जोखिम के अंतर्गत ही आता है और बाजार जोखिम में वो वित्तीय नुकसान की संभावनाएं शामिल होती है जो बाजार की कीमतें, विशेष रूप से जो ब्याज दरें हैं उनमें उतार चढ़ाव के कारण होते हैं और ब्याज दर में बदलाव
निवेश हो, खासकर जो निश्चित आय वाली प्रतिभूति है उनके मूल्य को प्रभावित करते हैं, मूल्य को प्रभावित कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम उदाहरण ले तो जब ब्याज दरें बढ़ती हैं तो जो मौजूदा बॉन्ड की कीमतें आमतौर पे कम हो जाती है, गिरती है, जिससे निवेशकों को संभावित नुकसान हो सकता है। और ये जोखिम वित्तीय संस्थान हो और निवेशकों दोनों के लिए ही महत्वपूर्ण होता है। तो ब्याज दर जोखिम, ब्याज दर जोखिम है, ये बाजार जोखिम के अंतर्गत आता है। और बाजार जोखिम में सभी उन वित्तीय नुकसानों की संभावनाओं को शामिल किया जाता है जो बाजार की कीमतें हों, और स्पेशली ब्याज दरें, जिससे बॉन्ड की कीमतें गिर जाती हैं और उससे इंस्टीट्यूट हो या इन्वेस्टर हो, दोनों को उनका नुकसान हो सकता है। अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जो पूर्ण रूप से प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर है कहलाता है। कौन सा क्षेत्र है जो पूर्ण रूप से प्राकृतिक संसाधन, नेचुरल रिसोर्सेज पे डिपेंड करता है? नेचुरल रिसोर्सेज क्या है? जैसे फसल उद्योग हो गया, या फिर कोई तेल है, ऑयल वगैरह का, या खुदाई, या कोई एग्रीकल्चर एक्टिविटीज है, या कहीं पे कोई रिसर्च का कहीं कुछ इन्वेंशन हुआ है, नेचुरल अयस्क हैं, प्राकृतिक संसाधन, ये सभी इसमें आते हैं प्राइमरी सेक्टर में, प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं, जो भी नेचुरल हैं, पूर्ण रूप से प्राकृतिक, प्राथमिक क्षेत्र में। ये सभी आपको डिटेल में पढ़ाया हुआ है, प्राथमिक, द्वितीयक, ये सब आप वीडियो देखिएगा, चैनल पे अवेलेबल है। केंद्रीय बाजार में वित्तीय साधनों के व्यापार की लेन देन लागत को निम्नलिखित में से किसके रूप में वर्गीकृत किया गया है? हमसे पूछा है केंद्रीकृत बाजार में वित्तीय साधनों के व्यापार की लेन देन लागत को निम्नलिखित में से किस कैटेगरी में रखा है? ये क्वेश्चन को समझना है आपको। केंद्रीकृत बाजार में वित्तीय साधनों के व्यापार की लेन देन लागत का पूछा है। लेन देन लागत एक ऐसा खर्चा है, ये वो व्यय है जो किसी वस्तु या सेवा के खरीदने या बेचने पे किया जाता है। आप समझिए, जो लेन देन लागत का पूछा है, व्यापार की लेन देन लागत, तो कोई भी वस्तु है या कोई सर्विस है, उसको हम खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, उस पे किया जाता है लेन देन लागत। वित्तीय अर्थ में लेन देन लागत की बात करें तो वित्तीय अर्थ में लेन देन लागत में ब्रोकर का कमीशन हो, जैसे कोई आप लेन देन कर रहे हो, उसमें कोई ब्रोकर है, उसका कमीशन भी शामिल होता है, कोई डीलर होता है, उसका कमीशन शामिल होता है, या फिर किसी सुरक्षा के लिए भुगतान की गई कीमत हो, या खरीदार द्वारा जो एक खरीद रहा है और एक बेच रहा है उसके बीच का अंतर हो, ये सभी लेन देन लागत के खर्चे में ही आते हैं। तो इसको कहा जाता है कम लेन देन लागत कैटेगरी। प्राथमिक बाजारों में शेयरों की वह संपत्ति जिसके कारण नई जारी की गई प्रतिभूति को बेचना आसान हो जाता है, उसे निम्नलिखित में से क्या माना जाता है? प्राइमरी मार्केट की बात हो रही है कि इन प्राइमरी मार्केट्स property of shares which made it easy to sell newly used security is considered as which of the following? प्राइमरी मार्केट क्या है? प्राइमरी मार्केट इज वेयर न्यू सिक्योरिटीज आर इश्यूड एंड सोल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। प्राइमरी मार्केट जहां पे नई सिक्योरिटी इश्यू की जाती है या फिर उनको सेल किया जाता है पहली बार, और इसी को हम कहते हैं आईपीओ। आपने सुना होगा कि कोई आईपीओ आ रहा है, नया आईपीओ आ रहा है, कोई आईपीओ लॉन्च हो रहा है, जो पहली बार खरीदना या बेचना, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। कॉरपोरेशंस, गवर्नमेंट्स या जो अदर एंटिटीज हैं वो सेल करती है सिक्योरिटीज डायरेक्टली टू इन्वेस्टर्स, और वो किसके लिए? फॉर कैपिटल मार्केट, कैपिटल मनी, टू रेज मनी रेज करने के लिए डायरेक्टली जो सिक्योरिटी सेल की जाती है, चाहे वो कोई कॉर्पोरेट हो, गवर्नमेंट हो या अदर एंटिटीज हो। थोड़े टाइम पहले आपने पढ़ा होगा, ये कोई पॉलिटिकल नहीं ले इसको, जो एक हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी, खैर अब तो उसकी दुकान का ताला लग गया, वो बंद हो गई, लेकिन हिंडनबर्ग रिपोर्ट की वजह से जो अडानी है वो अपना आईपीओ ला रहा था, फिर बाद में उसने इसको बैक किया। उसकी वजह यही है, टू रेज द मनी, और ये बढ़ी हुई तरलता, ये इसका आंसर आएगा।
लिक्विडिटी इंप्रूव करता है व्हेन ए कंपनी जनरेट्स मोर इन करंट असेट। ये आपको ध्यान रखना है, जब कोई कंपनी देनदारों की तुलना में चालू परिसंपत्तियों में अधिक उत्पादन करती है तो उसकी तरलता में सुधार आता है। लिक्विडिटी की बात हो रही है। लिक्विडिटी इंप्रूव कब होती है? जब बजाय इसके देनदारी की तुलना के जो चालू खाते हैं, उसकी चालू परिसंपत्तियां हैं, जो करंट एसेट्स हैं, उनमें ज्यादा इंप्रूव हो, ज्यादा जनरेट करे उसमें लायबिलिटी। बिजनेस इन मेच्योर इंडस्ट्रीज ऑफन हैव ए वेल्थ ऑफ वेरी लिक्विड असेट बिकॉज दे हैव ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिंगिंग इन कैश। बिजनेस वगैरह ये इनका चालू खातों का ध्यान रखना, आपको तरलता में सुधार होता है। सी इसका करेक्ट आंसर है। इस तरीके के क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं एग्जाम में, चाहे वो चर्चा में रहे हो चाहे हमारे सिलेबस में हो। मुद्रा बाजार जहां ऋण और स्टॉक का कारोबार होता है और परिपक्वता अवधि 1 वर्ष से अधिक होती है, उसे किस रूप में वर्गीकृत किया जाता है? पूछा गया है मुद्रा बाजार, मनी मार्केट। मनी मार्केट जहां पे डेट और स्टॉक आर ट्रेडेड एंड मेच्योरिटी पीरियड इज मोर देन ए ईयर इज क्लासिफाइड एज विच ऑफ द फॉलोइंग? मुद्रा बाजार जहां ऋण और स्टॉक का कारोबार होता है और जो परिपक्वता अवधि है 1 वर्ष से अधिक होती है, उसको किस कैटेगरी में रखा जाता है? मनी मार्केट वेयर डेट एंड स्टॉक आर ट्रेडेड एंड मेच्योरिटी पीरियड इज मोर देन ए ईयर इज क्लासिफाइड एज विच ऑफ द फॉलोइंग? उम्मीद है क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी रिफॉर्म की इंडियन इकोनॉमी हम अगर बात करें तो इसको पूंजी बाजार, एलपीक्यू प्रणाली का पूर्ण रूप था। एलपीक्यू प्रणाली का पूर्ण रूप क्या था इसलिए क्योंकि ये पहले था। जब रिफॉर्म्स की बात हुई तो एलपीक्यू क्या हुआ? लाइसेंसिंग, परमिट एंड कोटा। लाइसेंसिंग, परमिट एंड कोटा ये शुरू हुआ। अभी क्या है, इसको रिप्लेस कर दिया। पहले एलपीक्यू था, अब क्या आ गया? अब आ गया एलपीजी मॉडल। एलपीजी मॉडल में क्या है? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। मानव निर्धनता सूचकांक किस वर्ष की मानव विकास रिपोर्ट से प्रस्तुत किया गया था? ये पूछा है हमसे। ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट ऑफ विच ईयर? तो देखिए, मानव विकास रिपोर्ट 1997 में पहली बार गरीबी सूचकांक प्रस्तुत किया था और उसके 3 सिद्धांत थे: कम उम्र में मौत का जोखिम, निरक्षरता और स्वास्थ्य सेवाएं तथा सुरक्षित पेयजल व पर्याप्त भोजन की स्थितियों पर आधारित था। ये जो पहला 1997 में पहली बार गरीबी सूचकांक प्रस्तुत किया था, उसके सिद्धांत क्या थे? कम उम्र में मौत का जोखिम, निरक्षरता व स्वास्थ्य सेवाएं, सुरक्षित पेयजल और पर्याप्त भोजन। मानव निर्धनता सूचकांक को फिर जो 97 का था उसको रिप्लेस किया गया 2010 में, और 2010 में इसमें क्या लाया गया? मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। अभी जो आता है वो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स आता है। इसमें बहुआयामी गरीबी निर्देशांक लाया गया और इसमें स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन निर्वाह का स्तर, ऐसे टोटल इसमें 10 संकेत होते हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन निर्वाह का स्तर, ऐसे 10 हैं। तो पहली बार 1997 में, और अगर हमसे ये मल्टी डायमेंशनल का पूछता है तो 2010 का है। देखिए, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिएगा। आपके पास अगर टाइम नहीं है तो टेस्ट सीरीज से क्या रहेगा, आपको वो मिल जाता है जो आपको सिर्फ पढ़ना है और रिवीजन करना है। और अभी इसमें ऑफर रखा था 30% का, आप वेबसाइट विजिट कर लीजिएगा और ज्वाइन कर लीजिएगा। इससे आपको, अगर आप सिर्फ प्रैक्टिस टेस्ट करते हैं, उनका रिवीजन करते हैं, तो भी आप निश्चिंत रहिए, जनरल स्टडीज के पेपर में आपको बाहर से नहीं जाएगा। 1-2 क्वेश्चन कोई करंट अफेयर्स का इधर उधर हो जाए, अदरवाइज जो बाकी का है सब कवर हो जाएगा आपका। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई? पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई? पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई जब प्रधानमंत्री पहली बार थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने प्रस्तुत की थी 1951 में, 1951 में। और इसका जो प्रारूप तैयार किया था
पहली पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसने तैयार किया था? के.एन. राज। के.एन. राज ने पहली पंचवर्षीय योजना का प्रारूप तैयार किया था और इसका आदर्श वाक्य क्या था? पहली पंचवर्षीय योजना है, उसका मोटो था एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, कृषि का विकास, और इसके अध्यक्ष भी पंडित नेहरू ही थे, जवाहरलाल नेहरू, और इसके उपाध्यक्ष थे पहली पंचवर्षीय योजना के, जो जनरली पूछ लिया जाता है, गुलजारी लाल नंदा उपाध्यक्ष थे पहली पंचवर्षीय योजना के। और ये कब लागू की गई? 1 अप्रैल 1951। निम्न में से कौन सा डेटा मासिक रूप से जारी किया जाता है? मतलब ये कौन सा डेटा है जो मंथली जारी किया जाता है? मंथली ये डेटा जारी किया जाता है। इनमें से ये होलसेल प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स या इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स का है। ये तीनों ही मंथली बेसिस पे जारी होते हैं। WPI, CPI और IIP ये तीनों ही मासिक डेटा जारी होता है, इनका मंथली जारी होता है डेटा। इन्वेस्ट इंडिया रिपोर्ट के अनुसार भारत का ई कॉमर्स बाजार किस वर्ष तक $325 बिलियन तक बढ़ने की उम्मीद है? $325 बिलियन तक बढ़ने की उम्मीद है। और ये किसकी बात हो रही है? ई कॉमर्स मार्केट की। और ये अभी हाल ही का आया है इन्वेस्ट इंडिया रिपोर्ट। इसके अकॉर्डिंग देखिए, इन्वेस्ट इंडिया का अनुमान है कि भारत का जो ई कॉमर्स मार्केट है ये $325 बिलियन तक पहुंच जाएगा 2030 में। 500 मिलियन उपभोक्ता और व्यापक इंटरनेट पहुंच द्वारा संचालित होगा। और यह अनुमान लगाता है कि 2030 तक तीसरा सबसे बड़ा ऑनलाइन खुदरा बाजार बन जाएगा। यह अभी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत ये जो एजेंसी है इसने खुलासा किया है कि 2022 में ई कॉमर्स का मूल्य $70 बिलियन था, जो खुदरा का 7% ही है। तो ये 2030 तक काफी बढ़ने की उम्मीद है। हम इन चीजों में अभी काफी पीछे हैं चाइना, अमेरिका से। PMAJAY प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना, प्राइम मिनिस्टर अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है जो शेड्यूल कास्ट है, अनुसूचित जातियां, उनकी गरीबी को कम करना और सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करना। PMAJY ये काफी चर्चा में है और इसमें आपसे पूछा जा सकता है कि केंद्र का कितना % है जो इसमें फंड दिया जाता है, सेंटर कितना देता है, स्टेट कितना देता है। तो ये 100% सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, केंद्र प्रायोजित योजना है। और ये SC कैटेगरी के लिए है, जिसका लक्ष्य गरीबी रेखा से ऊपर उठाना और जीवन स्तर में सुधार करना है, चाहे वो स्किल डेवलपमेंट हो, बुनियादी ढांचे में सुधार हो या आय सृजन हो। एक क्वेश्चन स्कीम का आता है और वो मोस्टली या तो करंट अफेयर से, विमेन से रिलेटेड हो, कोई माइनॉरिटी से रिलेटेड स्कीम हो, या फिर शेड्यूल कास्ट से रिलेटेड हो, शेड्यूल ट्राइब से हो। इस तरीके का क्वेश्चन एक एग्जाम में पूछा जाता है। 11वीं पंचवर्षीय योजना में निरूपित समावेशी विकास निम्नलिखित में से किस एक को सम्मिलित नहीं करता? ये कह रहा है 11वीं पंचवर्षीय योजना की बात हुई है। 11वीं पंचवर्षीय योजना में से जो समावेशी विकास में जो शामिल किया, इनमें से कौन सा नहीं है? समावेशी विकास क्या है? सबका विकास। इसके तहत जो ऊपर से और नीचे तक के जो लोग हैं उनका सबका एक समरूप विकास हो। और 11वीं पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य यही था, समावेशी विकास। तो ये आपको ध्यान रखना है, 11वीं पंचवर्षीय योजना का क्या उद्देश्य था? समावेशी विकास। अब इसमें कौन सा शामिल नहीं था? इसमें पूंजी बाजार को सशक्त करना ये शामिल नहीं था। बाकी गरीबी में कमी लाना, रोजगार अवसर और लिंग असमानता की कमी लाना, ये तीनों थे। पूंजी बाजार को सशक्त करना इसमें 11वीं पंचवर्षीय योजना में शामिल नहीं था। सिलेक्शन 9 निम्नलिखित में से किसकी किस्म है? सिलेक्शन 9 है, ये कॉफी की किस्म है, काफी चर्चा में भी है। पहले भी हम क्वेश्चन कर चुके हैं। मेनली जो कॉफी के प्रकार है, अरेबिका, रोबस्टा,
एक्सेलसा, लिब्रिका, ये नाम जरूर ध्यान रखिएगा, कई बार पूछ लिया जाता है कि ये किसकी किस्म है। तो अरेबिका, रोबस्टा, एक्सेलसा, लिब्रिका ये सभी कॉफी की किस्म है। लेकिन एक चीज है, इनका स्वाद सबका अलग अलग होता है। और जो सिलेक्शन 9 है ये भी कॉफी की ही एक किस्म है। साइमन कुजनेट्स के अनुसार राष्ट्रीय आय मापने की कितनी विधियां दी गई है। साइमन कुजनेट्स की बात करें तो साइमन कुजनेट्स के अकॉर्डिंग जो नेशनल इनकम है उसका अनुमान लगाने की 3 विधियां हैं। और वो 3 कौन सी है? एक तो एक्सपेंडिचर, एक प्रोडक्शन और इनकम। एक्सपेंडिचर, प्रोडक्शन और इनकम, ये ध्यान रखना आपको। एक्सपेंडिचर क्या है? व्यय विधि। प्रोडक्शन वाला क्या है? उत्पाद विधि। और इनकम, आय विधि। ये साइमन कुजनेट्स के अकॉर्डिंग नेशनल इनकम की 3 विधियां हैं। प्रच्छन्न बेरोजगारी का सामान्यतः अर्थ क्या होता है? प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या है? प्रच्छन्न बेरोजगारी है डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट। डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट ये होता है प्रच्छन्न बेरोजगारी। यदि कुछ श्रमिक, कुछ लेबर, कुछ मजदूर, कुछ श्रमिक एक निश्चित श्रम घंटा कार्य करके किसी खेत का, मान लो उसके टुकड़ा है कोई खेत का, उससे अधिक उत्पादन करते हैं, या यदि श्रमिकों की संख्या बढ़ जाए, ऐसी स्थिति में जितने भी जो लेबर आवर्स हैं, श्रम घंटे हैं, वो काम करके उतना ही उत्पादन प्राप्त करे। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि अतिरिक्त जो लेबर था उसका उत्पादन में योगदान 0 है। 10 मजदूर किसी एक खेत में काम कर रहे हैं, कोई एक फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, और वो कोई पर्टिकुलर अमाउंट जनरेट कर रहे हैं, ए अमाउंट। अब यहां पे जो लेबर है हमने 15 कर दिए उसी फैक्ट्री में, उसी खेत में, और फिर भी जो प्रोडक्शन है वो उतना ही जनरेट हो रहा है। इसका मतलब जो बाद में 5 और एक्स्ट्रा लेबर ऐड हुए उनका प्रोडक्शन 0 है। इसी को प्रच्छन्न बेरोजगारी कहा जाता है कि पहले जितने आदमी थे तो भी उतना ही इनकम हो रहा था, उतना ही प्रोडक्शन हो रहा था, और अब लेबर बढ़ा दिया तो भी उतना ही है। तो इसको कहते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इज 0। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इज 0। श्रमिक की जो सीमांत उत्पादकता है वो 0 है। प्रच्छन्न बेरोजगारी ये होती है। आर्थिक क्रियाओं के आधार पर तृतीय क्षेत्र में सम्मिलित नहीं होने वाली क्रियाएं हैं। इनमें से टर्शरी सेक्टर में कौन सी एक्टिविटी नहीं है, ये पूरा डिटेल में बताया जा चुका आपको। प्राइमरी सेक्टर में क्या आता है, सेकेंडरी में, टर्शरी में। वीडियो अवेलेबल है इकोनॉमी का चैनल पे, आप देख लीजिएगा। बैंकिंग, एक्चुअली जो तृतीय क्षेत्र है टर्शरी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, इसको सर्विस सेक्टर भी कहते हैं, सेवा क्षेत्र भी कहते हैं इसको। अर्थव्यवस्था के जो 2 और क्षेत्र हैं, जैसे पहला है प्राइमरी, उसकी अभी हमने बात की, एग्रीकल्चर, पशुपालन, मछली पालन, ये सभी, या जो नेचुरल है। सेकेंडरी में क्या आता है? विनिर्माण आता है सेकेंडरी में। टर्सरी में क्या आता है? व्यापार, आपका ट्रेवलिंग, ये जो यातायात है, या फिर कम्युनिकेशन हो गया, आपका फाइनेंस, पर्यटन, हॉस्पिटैलिटी, संस्कृति, मनोरंजन, या फिर जो आपका एडमिनिस्ट्रेशन है, लोक प्रशासन, लोक सेवा, सूचना, न्याय, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये सभी टर्सरी सेक्टर में आते हैं। बीमा, बैंकिंग, व्यापार, रियल एस्टेट। जबकि जो खनन एवं उत्खनन है हमने पढ़ा ये नेचुरल है, और नेचुरल किस में आता है? प्राइमरी सेक्टर में। राष्ट्रीय आय की गणना हेतु वर्तमान में आधार वर्ष क्या है? बेस ईयर क्या है नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए? पहले 2004-5 हुआ करता था, अब इसको बदल दिया है। अब जो बेस ईयर है 11-12 है, और हो सकता है ये आगे जाके 21-22 हो जाए, लेकिन अभी प्रेजेंट में, क्योंकि इस पे चल रहा है ड्राफ्टिंग वगैरह, लेकिन अभी प्रेजेंट में 2011-12 ही है।
राष्ट्रीय आय की गणना किस पे की जाती है? कांस्टेंट प्राइस पे। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना स्थिर कीमतों पर की जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको ध्यान रखना है। कांस्टेंट प्राइस, स्थिर कीमतों पर नेशनल इनकम कैलकुलेट किया जाता है, मेजर किया जाता है। किस वर्ष भारतीय सरकार ने एक्सिम स्क्रिप्ट्स को खत्म कर दिया और रुपए की आंशिक रूपांतरण की शुरुआत की? एक्सिम स्क्रिप्ट्स क्या है? ये है एक्सिम स्क्रिप्ट्स, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट स्क्रिप्ट्स। इसको जब बहुत सारे बदलाव हुए, रिफॉर्म आए 1990 के दौर में, जब इसको खत्म किया था, तो ये 1992 में खत्म किया गया था। समुद्री पर्यावरण से संबंधित अर्थव्यवस्था को किस नाम से जाना जाता है? समुद्री पर्यावरण से संबंधित जो अर्थव्यवस्था है, ब्लू इकोनॉमी इज ए टर्म इन इकोनॉमिक्स रिलेटिंग टू द एक्सप्लोइटेशन, प्रिजर्वेशन एंड रीजनरेशन ऑफ द मैरिन एनवायरमेंट। नीली अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था में वो है जो समुद्र पर्यावरण का दोहन हो, संरक्षण हो और उत्थान हो उसका, तो ये इससे संबंधित है। समुद्री पर्यावरण, नीली अर्थव्यवस्था, ब्लू इकोनॉमी। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कोई क्वेरी है पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। अभी आपको 1 महीना है, 1 महीने में रोज 2-3 टेस्ट करते हैं, तो आपको निश्चिंत रहिए, यहां से कवर हो जाएगा पूरा। थैंक यू।